हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने YouTube थंबनेल से पता ही लगा लिया होगा कि आज का वीडियो कितना ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। चलिए वीडियो पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्लास 10th क्लास का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण जो है कि एक मतलब 50 क्वेश्चन, कितने दोस्तों 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। अरे भाई एक चलो, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना दोस्तों। और जो बगल में साइड में बेल आइकन दिया होगा ना, उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है ना समय समय पर जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है और ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लिटमस विलयन होता है ना दोस्तों, लिटमस विलयन, जो लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों किस पदार्थ का बना होता है, तो देखिएगा कवक का, लिचेन का, जिम्नोस्पर्म का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा लिचेन का। किसका बना होता है दोस्तों, ये लिचेन का बना होता है। तो भाई लिचेन होता क्या है दोस्तों, लिचेन होता क्या है, पहला पॉइंट ये आता है कि आखिर लिचेन होता क्या है। क्योंकि लिटमस पत्र जो है, लिटमस पेपर जो है लिचेन का बना होता है, तो ये लिचेन होता क्या है। लिटमस देखिएगा, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। ध्यान रखना, लिटमस पेपर अगर ना तो अम्लीय है और ना ये क्षारीय है, ठीक है ना। अगर ये ना तो अम्ल का जो है कह सकते हैं गुण प्रदर्शित करता है और ना ही ये क्षार का गुण प्रदर्शित करता है, तो समझ लीजिए इसका जो रंग होगा, इसका जो कलर होगा वो किस प्रकार का होगा दोस्तों, बैगनी कलर होगा, ठीक है, वायलेट कलर इसका होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि निम्न में जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखना, जिसे हम सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हल्दी क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल होता है सूचक के रूप में, ये करेक्ट आंसर है हमारा। उसके बाद पॉइंट आता है, क्या मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अब बिल्कुल कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज का भी सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए फिनाफ्थैलिन का इस्तेमाल होता है, बेशक बिल्कुल होता है, फिनाफ्थैलिन का भी हम इस्तेमाल करते हैं कह सकते हैं सूचक के रूप में। लेकिन देखिए मूली दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, मूली का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। इसका यही करेक्ट आंसर होगा कि भाई अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूली, मूली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों गंधीय सूचक नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे पॉइंट दिया हमारे पास, वैनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गंधीय सूचक की बात हुई थी दोस्तों, गंधीय सूचक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका शकरकंद। क्या आएगा दोस्तों, शकरकंद जो है ये गंधीय सूचक नहीं होता, ये शकरकंद नहीं होता। जबकि वेनिला है, प्याज है और लौंग का तेल भी है दोस्तों, लेकिन शकरकंद एक गंधीय सूचक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है दोस्तों, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो आपको बता दें, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, फिर आपका आता है H3PO4, फिर आता है HNO3 और फिर आता है आपका H2SO4। तो पूछा गया है कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, तो ध्यान रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपका डी पॉइंट पे, बाकी ये इनमें से एक भी नहीं होंगे। अगर होगा तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है दोस्तों, तो ये है सल्फ्यूरिक
अम्ल होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये दे रखा आपका पॉइंट। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये कहता है पोटास एलम कौन होते हैं, यानी कि पोटास एलम होते हैं। आप देखें पोटास एलम, देखिएगा पोटास एलम, देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों साइड में दे रखा है मैंने, ये होता है पोटास एलम। इसमें कुछ सांद्रण होता है, कितना होता है, इसमें 0.12 वाटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 0.12 जल के अणु होते हैं, इसको हम सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों से, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है पोटास एलम, तो इसमें पूछा गया कौन है पोटास एलम। पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक दिक् लवण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा एक दिक् लवण जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये तीनों के तीनों आंसर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, एक दिक् लवण आता है। अब ये दिक् लवण होता क्या है, पहले तो पॉइंट समझते हैं कि दिक् लवण होता क्या है। तो देखिएगा अभी बात कर रहा था मैं क्रिस्टलन के जल की, तो आप समझें कि दिक् लवण जो है वो होता क्या है। यहाँ पे ध्यान देना कि दिक् लवण दो अलग अलग सामान्य क्रिस्टलीय लवणों का मिश्रण होता है। दो अलग अलग सामान्य क्रिस्टलीय लवणों का मिश्रण होता है, अर्थात दो भिन्न सामान्य क्रिस्टलीय लवणों से मिलकर द्विक जो है लवण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्यों। भाई एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भाई आप समझें, क्वेश्चन समझें कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, बहुत कमजोर अम्ल है। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों है, तो इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं ऐसा है, या फिर ये ज़्यादा आयनिक होते हैं, या फिर ऐसा है, या फिर ये कम आयनिक होते हैं, या फिर ये है, या फिर ये COOH समूह रखते हैं, या ये वाला इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा ये कम आयनिक होते हैं। दोस्तों क्या होता है ये इसमें आएगा इसका आंसर, ये कम आयनिक होते हैं। इसका ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए ऐसा होता क्यों है, ये कम आयनिक होते हैं तो ऐसा क्यों है। तो देखिएगा आप सुक्ताम्ल, सुक्ताम्ल मतलब होता है सूखा हुआ यानी कि शुष्क अम्ल। क्या होता है, सुक्ताम्ल मतलब सूखा अम्ल यानी कि शुष्क अम्ल। सुक्ताम्ल अम्ल यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका रासायनिक फॉर्मूला है, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें शुष्क अम्ल को यानी कि अगर देखते हैं एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एक कार्बनिक अम्ल है, ये क्या है, यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। किसकी वजह से, एथेनोइक अम्ल की वजह से। यह इस मामले में एक कमजोर अम्ल भी है। कमजोर अम्ल का समझ में आ गया, कमजोर मतलब होता है दुर्बल, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या किया गया था, दुर्बल अम्ल है। भाई क्या है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इस मामले में एक कमजोर अम्ल है कि इसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। तो ध्यान रखना, तो आपको पास आंसर मिल गया होगा कि ये कम आयनिक वाला क्यों होता है। आयनित इसलिए होता है कम आयनित क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कमजोर अम्ल है, क्योंकि इसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल कह सकते हैं, हाइक जो है कह सकते हैं एसिड जो है वो कौन सा है। तो देखिए क्या सोडियम क्लोराइड है, क्या कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर बेरियम सल्फाइड है, या फिर जो है लिथियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर आता है वो आता है सोडियम क्लोराइड एक प्रबल लवण है। क्या है, सोडियम क्लोराइड एक प्रबल लवण है। वो क्यों है समझिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम जो लवण है, सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो साधारण नमक का फॉर्मूला है। ठीक है ना, साधारण नमक का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि भैया बताइए निम्नलिखित में से साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। यह एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें भाई क्या है, ये क्या है, एक सोडियम क्लोराइड सूत्र है, ये आयनिक यौगिक है, इसमें आयन उत्पन्न होते हैं। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित
सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो नमक बनाया जाता है वो समुद्र के पानी से बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा, क्योंकि समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा जो लवण होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, क्योंकि नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? भाई कौन ऐसा जो है आपके पास ऑप्शन आता है ए बी सी डी में से जो सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो आता है आपका फास्फोरिक एसिड। क्या आता है दोस्तों? ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये आता है आपका फास्फोरिक एसिड जो है वो सबसे अधिक लवण जो है बनाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी अम्लीय लवण बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? अम्लीय लवण बनाएगा। ऐसा क्यों है तो समझिए। ऐसा इसलिए है कि फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H3PO4 होता है। फास्फोरिक अम्ल एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कार्बन नहीं होता, ये अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र होता है H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। अगर किसी धातु पे या किसी वस्तु में अगर जंग लग जाती है तो उसको उसमें अगर हम फास्फोरिक एसिड डाल दें तो उसमें लगी हुई जंग को हटाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। और क्या वजह क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंग जो होता है जो कह सकते हैं यहाँ पर देखा, फास्फोरिक जो एसिड होता है उसमें जंग घुल जाता है। और यही वजह होती है कि वस्तु पे लगी हुई जंगों को हटाने के लिए या साफ करने के लिए जिस भी पदार्थ का यूज़ होता है, जिस रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल हम करते हैं वो है आपका फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है H3PO4, H3PO4, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा है 9। कौन सा है? 9 क्वेश्चन है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। आप पहले तो ये समझें कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इस चीज़ को आप जो है याद कर रखना, अनिल को। किसको? अनिल। क्या लिख रहा है मैंने? अनिल लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनिल, अनिल, ठीक है। आ से अम्ल, ना से नीला, ठीक है। अम्ल से अम्ल जो है, अनिल जो है, अनिल अम्ल जो है नीले को लाल करता है। क्या करता है? अम्ल जो है नीले को लाल करता है। तो अम्ल जब नीले को लाल करता है तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, तो ये अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल है। तो संभवतः विलयन का pH मान क्या होगा? इस अम्ल है तो विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि pH स्केल जो हमारा है ना, pH स्केल आपने पढ़ा होगा, तो pH स्केल ये 7 उदासीन है। इससे नीचे क्या आते हैं? आपके एसिड, इसके नीचे आपके एसिड्स आते हैं, और इसके आगे आपके आ जाते हैं बेसिस। क्या आते हैं दोस्तों? बेसिस, यानी ये आते हैं अम्ल, और यहाँ पे आते हैं आपके क्षार। तो देखिएगा 7 से अधिक, यहाँ पे 8 7 से अधिक है, 10 7 से अधिक है, और यहाँ पे 12 भी 7 से अधिक है। तो बच्चा क्या? 6 क्या है? 7 से कम है। अगर 6 7 से कम है तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा कौन दिखा रहा है? तो अम्ल की मात्रा बताने वाला जो यौगिक है वो आपका आ जाएगा 6 पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप कि यहाँ पे कहा गया है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन। आपको बता दें, अभी मैंने एक pH स्केल बनाया था यहाँ पे, ठीक है। इस pH स्केल में एक चीज़ आपको ऐड करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे 7 है, जो आपका क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है। 7 क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल यानी उदासीन है। और इससे नीचे आपके एसिड्स आते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, उसके आगे आपके बेसिस आते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये अम्ल हैं और ये आपके क्षार है दोस्तों, ठीक है। अब देखना यहाँ पे H+ आयन होते हैं और यहाँ आते हैं OH-। क्लियर? तो ये कह रहा है क्या है? जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो भैया किसके कारण होते हैं? क्योंकि अम्ल भी विद्युत का सुचालक और क्षारकीय विलयन भी विद्युत का सुचालक, मतलब दोनों में H आयन है, हाइड्रोजन के आयन पाए जा रहे हैं। तो यानी कि देखिए H+ भी है और OH- भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से, आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट हमारे पास है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, धातु के हाइड्रोक्साइड वही बना पाएंगे जिनकी जो अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होगी। आपने पढ़ा होगा, एक प्रकार से है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर आता है पोटेशियम एंड सोडियम। क्या आता है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में इनके तो जो रिएक्ट करता है यानी कि अभिक्रिया जो करता है वो कौन है, वो है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट जो आ रहा है, आपका पॉइंट क्या है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे सीधा पहला ही ऑप्शन आ जाता है, वो पहला ऑप्शन कौन सा है आपका, ये है सोडियम एवं पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पे पेंट होता है ना दोस्तों, देखा होगा आपने, तो सफ़ेद, ये पेंट अलग है, डिस्टम्बर छोड़ दीजिए आप, डिस्टम्बर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ सफ़ेदी करने के लिए। तो गांव में क्या होता था, आपने कभी गौर किया होगा कि कच्ची दीवारों पर एक प्रकार से चूना लेकर आते थे मार्केट से। क्या लेकर आते थे, चूना लेकर आते थे, उस चूने को पानी में डालते थे जिससे बहुत तेज़ी से धुआं निकलता था। इससे धुआं निकलने की जिस प्रक्रिया होती है, एक रिएक्शन होता है, इसको हम या तो एक्सोथर्मिक कह लीजिए, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह लीजिए, या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है यानी कि बुझ जाता है, चूना कैसा हो जाता है, बुझ जाता है। तो बुझा हुआ चूना से ही तो पेंट करेंगे ना हम लोग, बुझे हुए चूने को तो ही आप दीवार पे पोतेंगे। तो जो बुझा हुआ चूना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्या होता है, ये बुझा हुआ चूना है और बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना है। इसको आप किस में डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो। जब पानी में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, और प्लस में ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, क्योंकि ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है इसकी, और जो उत्पन्न होने वाला जिससे हम पेंट कर रहे हैं, जिसको सफ़ेदी कर रहे हैं, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑप्शन आता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, और यही हमारा करेक्ट भी आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अभी आपको बताया, जस्ट अभी बता के गया हूँ कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, जो पानी में डालने के बाद बुझेगा वही तो बुझा हुआ चूना होगा। तो उसका करेक्ट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पे लवण। लवण देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान है। बताइए सोडियम कार्बोनेट क्या है, क्षार है या फिर अम्ल है। तो आपको यही देख लेना है कि ये एक प्रकार का क्षार है। क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट एक क्षार है। अब इसका जलीय विलयन क्या होगा, 7 होगा नहीं, क्योंकि इसका तो जो जलीय विलयन होता है 7 का न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अब बात करते हैं 7 से अधिक होगा, बेसिकली 7 से अधिक जो क्षार आते हैं, और अगर बात करें 7 से कम, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एसिड्स आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, कैसे नहीं है कोई भैया, बी तो है ही ना ऑप्शन हमारा, क्या है, बी हमारा इसमें ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप 7 से अधिक, क्योंकि क्षारीय विलयन है ना सोडियम कार्बोनेट, तो क्षारीय विलयन होने की बात नाते देखा जाए तो इसका जो पीएच स्केल जो मान होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, उठा के पटक दो दोस्तों में, क्या जाता है तुम्हारा, फटाफट देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है भाई। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो फिर कहोगे भैया आपने तो बताया नहीं था फुल फॉर्म क्या होता है। पता चली रखें, वही बताता हूँ। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, क्या एथेनोइक अम्ल होता है इसका, क्या मैथेनोइक अम्ल होता है, या फिर इसका होता है प्रोपेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका करेक्ट जो आंसर होता है ना वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है इसका, एथेनोइक अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल है। और जो मैंने आपको बताया था IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है भाई,
दबा के मारे, ठोक के देखो यहाँ पे, ये रहा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, अब मत बोलना कि भैया ने नहीं बताया था, बता दिया। देखो यहाँ पे IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, बिंदास है ना, फर्स्ट क्लास तरीके से। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16। देखें आप, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? भैया यहाँ पे नीले को लाल कर रहा था अम्ल, तो लाल अम्ल ने क्या किया था? अम्ल ने नीले को लाल किया था। अब यहाँ पे लाल को नीला कौन कर रहा है भाई? तो क्षार करेगा ना। तो क्षार इनमें से कौन है? देख सकते हैं आप, H है क्या? नहीं है। OH है क्या? बिल्कुल है भाई, क्योंकि आपको बताया था मैंने, आपको स्केल करवाया था ना, pH स्केल। देखो pH स्केल में क्या होता है, वही बार बार बता रहा हूँ मैं। ये 7 आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे H आता है, तो OH कहाँ आ रहा है? ये रहा OH, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भाग रहे हो भाई दूर को? ये इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। 17 देखो क्या कह रहा है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? अब पीएच पूछ रहा है भाई यहाँ पे, वहाँ पे तो पूछ लिया था कि आयन कौन सा है। अब यहाँ पूछिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो अम्ल है भाई। नीले को लाल कर रहा है तो अम्ल है ना भाई, और अम्ल जब होता है तो 7 से कम होता है। अब ऑप्शन देख लो, 7 से कम कौन सा है? 7 तो न्यूट्रल है, होगा ही नहीं। 8 क्षार है और 10 भी क्षार है। 7 न्यूट्रल है और 5 क्या है? वो अम्ल है। और अम्ल के हिसाब से बात करते हैं, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लो भैया 5 आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं भाई। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल भाई, देख दबा के फेंक दिया ना क्वेश्चन, दबा के। ये रोज खाते हो ना, संतरा, नींबू, टमाटर, दुनिया भर की चीजें खाते रहते हो। ऑक्सैलिक पूछ लिया गया है, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो भैया टमाटर खाते हो ना, टमाटर, बिल्कुल जी भाई, वही टमाटर है ना। तो ये टमाटर का परफेक्ट रूप से ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में पाया जाता है। तो देख लो नीचे आंसर मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? टमाटर में ही आता है। किस में आता है? ये टमाटर में ही ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे भैया जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, गिर जाओगे, हाथ टूट जाएगा। जब टूटेगा तो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? पट्टी करेगा और कहते भैया प्लास्टर लग गया। क्या लग गया? प्लास्टर लग गया। ठीक है, तो प्लास्टर पे जो लगता है वो होता क्या है? पहले समझो तो सही, क्या लपेटते हैं वो? मिट्टी विट्टी लपेट देते हैं क्या कुछ और लपेटते हैं? तो समझना है यहाँ पे, देखिए कैल्शियम सल्फेट 0.2 वाटर, ये होता है बेटा जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है। और जब हम इसको 373 कितना 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तब हमें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 0.2 वाटर, कितना, सॉरी हाफ वाटर मिलता है। और प्लस में 1 सही 1/2, यानी कि ये समझ लो ना, 1 सही 1/2 वाटर अलग से हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो ये जो बन के आया ना हमारा ये वाला पॉइंट भाई, देख रहे हो ना आप, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ वाटर, ये जिप्सम का सूत्र है। किसका है? सॉरी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी का फॉर्मूला है। किसका है? पीओपी का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ वाटर है। और जब इसी हाफ वाटर में बाद में हम पानी ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो फिर ये गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, और फिर दोबारा से जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? ढूंढ लो कहाँ मिल रहा है ये, ढूंढो। ये मिल गया ना, कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ वाटर दिया है ना, आधा वाटर, ये एक प्रकार से क्रिस्टलन का जल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिस्टलन का जल कहलाता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। देखो कैल्शियम सल्फेट पॉइंट हाफ वाटर आ गया ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? बाप रे, गजब क्वेश्चन कर दिया रे, तो तहलका मचा दिया ना उन्होंने, तो तहलका। देखो लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अरे भैया जब कोई सा भी नहीं होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, तो उसका कलर कैसा होगा? बैगनी होगा भाई। कैसा होगा? इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये करवाया था मैंने, करवाया था ना। तो भैया ये भी क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है भाई? बैगनी कलर होगा। क्या होगा? बैगनी होगा। अब बैगनी होगा तो भैया इसमें देख लो भाई क्यों होगा, समझ लो कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल व क्षार के परीक्षण में किया जाता है। किसके भाई? लिटमस पत्र होता है ना, तो उससे निकालते कि भाई इससे पता चलता है कि अम्ल है या फिर ये क्षार है, अम्ल है या फिर क्षार है। किससा? लिटमस पत्र से। अब क्या होता है कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यही तो होता है ना। तो
तो रंग हो जाता है। वही पदार्थ यदि क्षार उपस्थित है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अपोजिट होता है, ठीक है ना। और जब कोई कलर ही नहीं होता, ना वो क्षार होता है ना अम्ल होता है, तो कैसा कलर होता है उसका भाई, बैगनी कलर होता है, वायलेट, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है भाई, देखो ये भी क्वेश्चन एकदम तहलका है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन का पीएच, इतने देर से चिल्ला रहा हूं मैं आपको, उदासीन उदासीन, न्यूट्रल उदासीन, न्यूट्रल उदासीन। आप बता सकते हैं कि भैया उदासीन विलयन किसका है, इसमें देख सकते हैं ये पीएच स्केल है हमारा, मैंने बता रखा है कि ये रहा 7, इससे नीचे है एसिड, उससे आगे है बेस, ये एसिड है ये बेस है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल ही तो पूछा है भाई, उदासीन न्यूट्रल ही तो पूछ रहा, कौन है भाई, 7 ही तो है, कौन है 7 क्या है आपका, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है ना भाई। समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक ठोक दो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो, दोस्तों में शेयर कर दो, उनका ही भला हो जाएगा यार। कुछ तुम ही सब कुछ रखोगे तो अपच हो जाएगी, पेट में गुड़गुड़ होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों को भेजो फटाफट। देखिएगा यहाँ पे भी मैंने दे रखा है हल्का सा, देखो आप चेक करो थोड़ा, देखिए ये न्यूट्रल दे रखा है, 7 क्या है, उदासीन है, ये अल्काइन है, क्षारकी है, और ये एसिडाइन है, एसिडिक है, यानी कि ये अम्लीय है, यहाँ अम्लीय है वहाँ क्षारकी है और बीच में पड़ा हुआ न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए अब देखना है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन लवण है भाई, निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण पूछना बहुत जरूरी है। और लवण ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे, कुछ भी मिल जाएगा ठोक दोगे भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, पोटेशियम सल्फेट दे रखा है, और ये दे रखा है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। क्या आएगा इसका आंसर करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा पोटेशियम सल्फेट, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भाई, पोटेशियम सल्फेट क्या है, एक प्रकार का लवण है, क्या है भाई, लवण है। तो देखो भाई आंसर आ रहा है, वो बढ़िया है, देखो दवा की एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, क्या बात है, सारे क्वेश्चन हमारे सही आ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम, बहुत जल्दी आ गए भाई 23 पे, पता ही ना चला भाई। 10th क्लास वाले तो गौर से सुन लेना, इसको तो रट लो, ढंग से पढ़ लो, जो समझ में ना आए तो भाई कमेंट करके पूछ लेना कि भैया ये चीज़ें समझ में ना आ रही, मैं अलग से पर्सनली बता दूंगा। पर एक काम जरूर ध्यान रखना कि भैया मिस मत करना, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, लाइक करना है, कमेंट करनी है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे के वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ, ठीक है। और हाँ, घंटा दबाना ना भूलना भाई, इतना ध्यान रखियो, घंटा को जरूर दबा दियो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। चलो देखिएगा, किसी लाल तप जो है आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। एक ध्यान रखना, अब तप्त दे रखा है, तप्त क्या होता है, तपता हुआ, लावा टाइप का, गर्म एकदम खौलता हुआ, कहता है इसके अंदर तो आग का शोला है भाई, आग का शोला, फट ना जाए, ठीक है। तो कोई बात ना है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है भाई, कोई दिक्कत ना है। क्या आयरन ऑक्साइड, मतलब इस प्रकार से दे रखे पॉइंट, क्या होगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फेरोफेरिक ऑक्साइड। क्या होगा इसका, फेरोफेरिक ऑक्साइड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर भाई सी हो जाएगा। यानी कि इसमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, यानी कि उस पर भाप प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, भाप देते हैं उस पर, तो क्या होता है, उस पर एक प्रकार से फेरोफेरिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, Fe3O4 बनता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा 24वां, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। बाप रे, कितना नंबर का एकदम लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। तो भाई हमारा शरीर है, अपना खुद का ही है ना, हाँ। तो देखिए हमारे शरीर में पीएच पर जो है मान होता है, कितने परास पर कार्य करता है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर ये आना चाहिए 7 से लेकर 7.8 तक का, 7 से लेकर 7.8 तक करीब काम करता है हमारा पीएच परास, है ना। हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो कितना होता है, 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बात करते हैं बेकिंग सोडे की, किसकी बात करते हैं, बेकिंग सोडे का सूत्र बता दो, अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर की बात की गई, तो बेकिंग पाउडर की अगर हम कहें तो इसका जो सूत्र होगा या अणुसूत्र जो होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होगा क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होगा क्या, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा क्या। अरे भाई लल्लन टाप है, सी आंसर ही तो है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा। क्या होगा, सोडियम जैसे सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो बन रहा है ना हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टॉप क्लास का लल्लन टॉप है भाई, ये रहा अणुसूत्र बेकिंग पाउडर का। वही तो पाउडर है, घर में सब्जियां जल्दी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, डाल दो भैया सब्जियां जल्दी बन जाएंगी,
कोई दिक्कत ना है। तो ये रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर चेक करना चाहेंगे तो भैया कर लो, बना कौन कर रहा है, कहाँ गए, कर लो भाई। ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है या नहीं है। अब पढ़ लेते हैं जरा, कुछ इसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, थोड़ा देखें क्या दे रखा है। सुनो यहाँ पे, इधर आओ, यहाँ पे देखते हैं। बेकिंग पाउडर बारीक सफेद पाउडर होता है जिसका खमीर पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो खमीर होता है ना, इसको पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर एक एसिड है। बेकिंग पाउडर क्या है, एक एसिड है। टार्टरिक एक क्रीम है, यानी कि टार्टरिक का क्रीम होता है उसे एसिड, यानी कि अगर देखा जाए तो बेकिंग पाउडर एक एसिड है और खार एक बेकिंग सोडा है। क्या है, खार एक बेकिंग सोडा है। इन दोनों को मिलाने से हमें बेकिंग पाउडर बनता है। कहते हैं बेकिंग पाउडर बनता है। बाजार में ना मिलने पर, अगर ये हमें बाजार में ना मिले तो हम घर पर अपने आप इसको बेकिंग पाउडर को बना सकते हैं। तो इसको बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भैया बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा और टार्टर के क्रीम को 1:2 में भाग में डिवाइड करके मिक्स कर दीजिए, आपको बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और भैया दबा के अपने आराम से सब्जियां बनाइए और फसला तरीके से एकदम अपने हिसाब से उसको गला के फसला तरीके से करिए। तंदूरी देखा होगा आपने, तंदूरी फूल जाता है ना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कितना मजा आता है ना तंदूरी खाने में। तो वो कैसे आता है, वो इसमें बेकिंग पाउडर को ही मिलाया जाता है, इसलिए इतनी सॉफ्ट मुलायम एकदम फूली फूली सी होती है दबा के। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भाई आप सबको बता दें ना, चूना पत्थर का फॉर्मूला चूना पत्थर है, ये चूना है। खड़िया भी के लिए इससे भी और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाएं, तो आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना भाई। बता रहा हूँ मैं, घंटा जरूर दबाना, क्योंकि घंटा को दबाना मत भूलना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे की जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन किसके पास जाएगी, जो घंटा दबाएगा भाई उसी के पास तो जाएगी ना। तो घंटा दबा देना, क्या जाता तुम्हारा, क्या जा रहा, दबा देना यार। चलो, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय यानी कि दांतों का गिरना, जब हमारे दांत जो है ना बत्ती से नीचे आने लगते हैं तो उसकी वजह क्या होता है, वजह क्या है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांत कब गिरने लगते हैं। जब उसका पीएच मान 5 से कम होता है या 5.5 से अधिक हो जाता है तब ऐसा होता है, या मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है तब ऐसा होता है, या मुंह का पीएच 7 हो जाता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता है। देखो 7 तो उदासीन है भाई, न्यूट्रल है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आ जाती है यहाँ पे किस पे, मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, तो ये तो क्षारी हो जाएगा, मतलब क्षार की ओर बढ़ेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर कि जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी हमारे दांतों में, वैसे वैसे हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, सुबह सुबह क्षारीय दंत मंजन यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन जाते हैं, फटाफट निकालते हैं, ब्रश निकालते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, फटाफट दड़ पूरा घुमा फिरा के एकदम जितना भी अम्ल लगा होता है, जितना भी एसिड लगा होता है, सबको ध्यान से भूं करके फेंक देते हैं नीचे को। बात करता हूं, अपने दांतों को सुरक्षित कर लेते हैं, सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो जितने भी भाई टूथपेस्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ध्यान रखना, किस चीज़ के बने, और प्रकृति के बनते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे दांतों में जो अम्ल होता है ना, तो अम्ल को उदासीन कौन करेगा, क्षारी करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो टूथपेस्ट होते हैं वो किसके बनते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के बनते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होता है ना, तभी हमारे दांत क्षय होना शुरू हो जाते हैं। क्षय मतलब छक्का नहीं लग रहा है, नहीं, 6 रन नहीं लग रहा है, क्षय मतलब होता है दांतों का गिरना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट यानी उदर यानी स्टोमच, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई। तो हमारे पेट में पाया जाने वाला जो अम्ल है उन ऑप्शन में इससे मिल जाएगा। क्या ऑक्सैलिक अम्ल है, कतई ना है भाई। सिट्रिक अम्ल है, एकदम ही ना हो सके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एकदम भाई झकास हो गया, यही है शॉर्ट हमारा फर्स्ट क्लास वाला, यही आंसर आएगा इसका। तो क्या आएगा भाई, यही आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl ही तो पाया जाता है ना हमारे पेट में, तो HCl आएगा। क्या आएगा भाई, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है ना बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, अब तक बहुत अच्छा किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है भाई, देखिएगा पहला मतलब 44 यानी कि 44वां क्वेश्चन है भाई। 50 क्वेश्चन की सीरीज थी ये दोस्तों, कितनी है, 50 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें से 44वां क्वेश्चन चल रहा है। कितना चल रहा है, 44वां क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, क्या है, के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न
उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न जो लवण होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो हाइड्रोजन क्लोराइड तो होगा नहीं, सोडियम क्लोराइड ये मिलता है, आंसर आएगा कि सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम है। और सोडियम ज़्यादा पावरफुल है तो हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके साथ जो लगा होगा उसको ले लेगा। तो उसके साथ हाइड्रोजन के साथ लगा क्या है कि क्लोरीन लगी हुई है, तो क्लोरीन कौन ले लेगा? सोडियम ले लेगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं जरा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में? सोडियम क्लोराइड इसका परफेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलिए 45वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोने का सोडा, भाई पकड़ के चलो बाहर निकाल के मारते हैं तुम्हें, धोते हैं। वो वाला धोना नहीं है, कपड़े धुलने वाला सोडे की बात हो रही है। ठीक है ना, तो धोने का सोडा का क्या बात करते हैं? सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर होगा क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर होगा क्या? सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर होगा क्या? भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला तो भाई यहाँ पे 2 लगानी है, होगा नहीं। सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर, इसका ए आंसर होगा। क्या होगा भाई? ए इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर जो है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब इसमें देखें आखिरकार, देखें आंसर, देखें क्या आता है। सोडियम कार्बोनेट 0.10 वाटर इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, और 46 क्या कहता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एकदम बिल्कुल सही है, कटते जहर हो गया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो आता है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिएगा यहाँ पे मैं बता दूँ, बेकिंग सोडा दे रखा है आपको। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक जो सूत्र होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, तो ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, अबे भाई अभी आप भी जस्ट अभी करवाया भाई, भूलना नहीं। देखो इसमें आएगा, ये है क्या? नहीं है। चलो ये है क्या? नहीं है। ये है, अरे भाई यही तो है, अभी तो करवाया था ना मैंने, अभी तो करवाया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही आंसर, एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप। जल की स्थायी, देखिएगा 48वां क्वेश्चन कहता है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई फर्श पे जल का जंग वंग वो काई वाई लग जाता है, आप देखते हो, तो किससे साफ करते हैं? किचन में, बाथरूम में, जो बाथरूम के अंदर जो काई वाई लग जाता है, पानी जम जाता है, उसको साफ किससे करते हैं? बेकिंग सोडा से। क्या खाने वाले सोडे को डालेंगे उसमें, है ना? या धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया जो काम धोने का है, फर्श धुलोगे ना आप, तो धोने का सोडा ही तो यूज़ करोगे, यानी कि वॉशिंग पाउडर, निरमा। ठीक है, चलिए भाई, तो वॉशिंग पाउडर आ गया, धोने का सोडा। तो करेक्ट आंसर हमारा धोने का सोडा यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? धोने का सोडा इज द परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 49। भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारे सीरीज का। देखो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको भाई देखो ध्यान से समझना। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? सोडा अम्ल होता है। सोडा अम्ल की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अग्निशामक में भी यूज़ करते हैं, यानी कि आग वाग अगर लग जाए तो वहाँ पे सोडे को पानी में मिला दें और उसको फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि आग जल्दी बुझ जाती है। क्यों बुझती है भाई? ऐसा क्या, उसके अंदर पानी भी तो डाल सकते हैं, जरूरी कि पानी वो मिलाएं? अरे भाई पानी, अगर तेज आग जल रही है, बहुत ज़्यादा तेज आग है, तो उस समय अगर पानी डालोगे तो पानी में ऑक्सीजन होता है, तो उससे और तेज आग भड़केगी। तो भाई ऑक्सीजन सबसे बेस्ट क्या रहेगा? पानी के अंदर अगर हम सोडा मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं, तो कार्बोनेट यानी कार्बन है उसके अंदर, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और आपको पता होगा कि बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, जब ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा तो आग बुझ जाती है। तो कब टूटेगा? जब उस पर कार्बन ऑक्साइड की लेयर पड़ जाएगी ऊपर, आग के ऊपर। तो जब हम सोडियम यानी कि सोडा युक्त पानी को फेंकते हैं तो क्या होता है कि आग के ऊपर सोडियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है उस आग का
कांटेक्ट ऑक्सीजन से ख़त्म हो जाता है, और ये वजह होती है कि जो आग होती है बहुत जल्दी बुझ जाती है। इसीलिए सोडे का पूछ रहा है कि सोडा अम्ल जो होता है वो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो अभी मैंने अभी जस्ट बताया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने का सोडा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारे सीरीज का, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज चला रहा हूँ और इसके बाद भी अगर नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगा वो भी एकदम धमाकेदार होगा। तो इसलिए आप बेल आइकन को दबा देना और ध्यान रखना, क्योंकि भाई घंटा दबाना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक, ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। तो देखिएगा, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। क्या भाई, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? तो यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं, क्या दे रखा है, सल्फेट दे रखा है, सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। अब अर्धहाइड्रेट बोल दो या फिर हेमीहाइड्रेट बोल दो तो एक ही बात तो है ना। तो भाई सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट क्या है, क्या जिप्सम है? नहीं। अर्धहाइड्रेट क्या आता है? अर्धहाइड्रेट में मैंने बता रखा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है भाई। क्या आता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है अर्धहाइड्रेट में, क्योंकि 3/2 में तो आता है जिप्सम, पर यहाँ पे 1/2 में क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई देखिएगा, चैनल को जो है एग्जाम फतेह जो चैनल है, इंस्टाग्राम पर अगर आपको फॉलो करना है तो MBS इंस्टीट्यूट का फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।